वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश का। ये जितने भी मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है सेम इसी पैटर्न पे आपके सारे एग्जाम आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि जो आपका पेपर है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर रीडिंग सेक्शन, फिर राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन। सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करना है, केयरफुली पढ़ना और उसके बाद उनके आंसर्स को अटैम्प्ट करना है। शुरू करते हैं सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पैसेज दिया है, पैसेज को रीड करना है और उसके बाद इनके आंसर्स को देना है। और एनी फोर, तो बच्चों आपको जितनी भी बोले जाते हैं आप उतने ही क्वेश्चन करेंगे, ना कोई एक्स्ट्रा करेंगे और ना ही कोई कम करेंगे। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. किसने पूछा? राजा ने पूछा। Pointing to the basket of scraps near the cook. तो ये एक पैसेज था। अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। हु ऑर्डर द ग्रैंड डिनर? ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किसने दिया? कुक ने दिया, महाराजा ने दिया, महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ने दिया, महारानी ऑफ ट्रैवनकोर। जो आपका आंसर होगा वो सही होगा, महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर। वेयर डिड द महाराजा एंटर? महाराजा कहाँ घुसते? किचन में, कोर्ट में, पैलेस में, स्टोर रूम में। तो महाराजा घुसते किचन में। ए ऑप्शन द किचन करेक्ट है। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ये किसने कहा कि आप इनका स्क्रैप्स का क्या करोगे? ये कहा महाराजा ने। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फिर है आपका पॉइंट 4, वट वाज कैप्ट इन द बास्केट? बास्केट में क्या था? फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्क्रैप्स। तो ऑप्शन डी सही है, स्क्रैप्स से बास्केट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन? अब इसमें ये आपका ग्रामेटिकली क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। ट्रैवनकोर एक जगह का नाम है तो ये नाउन है। बास्केट नाउन है, वेजिटेबल नाउन है, ग्रैंड ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये नाउन नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या बोला गया बच्चों? एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इससे आपको कुछ 5 क्वेश्चन बोले गए हैं पर आपको करने 4 क्योंकि आपके पास 1 की चॉइस है। रैम्बो वॉज अ लिटिल ग्रास होपर, ही लव म्यूजिक एंड डांस ऑल द टाइम, ही नेवर वर्कड और प्लान। हिज फ्रेंड जॉली His friend Jolly, the aunt, was a hard worker. She was always busy. When it began to snow in the winter, Grasshopper had no food to eat. Jolly gave him food to eat. Rambo promised to work from then on. तो यहाँ पर कहानी बताया गया है कि जो रैम्बो था वो एक छोटा सा ग्रास होपर था। उसको म्यूज़िक और डांस बहुत पसंद था और वो हर वक्त यही करता रहता था। उसने आगे के लिए कोई प्लान नहीं किया था। उसकी एक फ्रेंड थी जॉली। जॉली एक आंट थी, यानी कि एक चींटी थी। वो बहुत मेहनती थी, वो हमेशा बिजी रहती थी, काम करती रहती थी। जब समर्स आई यानी कि विंटर आया, तो सर्दियाँ आई, तो ग्रास होपर के पास खाने को कुछ भी नहीं था, यानी कि टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पर जॉली के पास बहुत सारा खाना था और जॉली ने टिड्डे को खाना दे दिया। और रैम्बो यानी कि टिड्डे ने जॉली से प्रॉमिस करा कि वो आगे से हमेशा काम करेगा, यानी कि मेहनत करेगा। अब कुछ सवाल हैं। व्हाट आपका पॉइंट 1 बोला गया है, व्हाट डिड रैम्बो द ग्रास होपर डू ऑल डे? वो सारा दिन क्या करता था? डांस करता था, म्यूजिक सुनता था, हार्ड वर्क करता था, या डांस और म्यूजिक दोनों करता था? तो वो डांस और म्यूजिक यानी नाचता था और गाता दोनों। ए और बी यानी कि बोथ ए और बी करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट 2, हु वाज जॉली? जॉली कौन थी? एक दूसरी टिड्डी थी, चींटी थी, रैम्बो की कोई पालतू जानवर थी या म्यूजिशियन थी? जॉली एक चींटी थी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वट हैपन टू द ग्रास होपर इन द विंटर? सर्दियों में ग्रास होपर के साथ क्या हुआ? ही हैड नो फूड टू ईट, यानी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हु हेल्प द ग्रास होपर? ग्रास होपर की मदद किसने की? उसने अपनी मदद खुद की, उसके भाई ने करी, चींटी ने करी, या सभी चींटियों ने करी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जॉली द आंट, यानी कि जॉली ने उसकी मदद करी। वट डिड रैम्बो प्रॉमिस? रैम्बो ने किस बात का प्रॉमिस किया? टू प्ले ऑल द डे, सारे दिन खेलेगा। टू डांस ऑल द डे, सारे दिन नाचेगा। टू ईट ऑल द डे, सारे दिन खाएगा। टू वर्क फ्रॉम देन, कि आज के बाद से काम करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है बच्चों आपका सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग सेक्शन।
राइटिंग सेक्शन में आपके पास एक पैराग्राफ होता है, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना होता है और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर 2 days सिक लीव। तो आपको यहाँ पर सिक लीव लिखनी है बच्चों। सिक लीव तो आपको आती है, टू द प्रिंसिपल वाली आपको सिक लीव लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर, और यहाँ पर आपको सिस्टर वेडिंग या ब्रदर वेडिंग, जो भी वेडिंग आपको आती है वो लिख देनी है। यहाँ पर आपको सिक लीव लिखनी है और यहाँ आपको क्या लिखनी है, वेडिंग लिखनी है। आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप सिक लीव लिखें या फिर आप सिस्टर वेडिंग लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ देम फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, पैराग्राफ में 2 चॉइसेस है, या तो आप माई स्कूल पे लिखें या फिर एनी फेस्टिवल जो आपको पसंद है। अगर आप माई स्कूल पे लिखते हैं तो वो आसान है, तकरीबन आपको 7 से 8 लाइन लिखनी है, तो आपको पूरे 6 के 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे आपके स्कूल का नाम क्या है, नेम ऑफ द स्कूल, बिल्डिंग कैसी है, बड़ी बिल्डिंग है, छोटी, स्कूल है कहाँ पर, लोकेशन करण बिहार अमन बिहार कहाँ पर है, टीचर्स कितने पढ़ाते हैं, 50 टीचर्स पढ़ाते हैं, 6 टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल का गार्डन कैसा है, फ्लावर्स है कि नहीं है, कितने क्लासरूम हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स यानी कि जो बोर्ड्स लगे रहते हैं जिसको नोटिस बोर्ड्स कहते हैं, तो उस पर क्या, तो आपको ये सब जानकारी देनी है। 6 लाइनों में हो जाएगा। फिर है आपका एनी फेस्टिवल। अब आपका पॉइंट भी है, आप तो चाहे एनी फेस्टिवल कर सकते हैं या माई स्कूल, कुछ भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, अगर आपने दिवाली चुना तो दिवाली हम क्यों मनाते हैं, इसका सेलिब्रेशन किस तरह से करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनता है, डेकोरेशन होती है, नए लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं। तो ये था आपका राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ करना था और दूसरा आपको एक एप्लीकेशन करनी थी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपके पास चॉइस है, या तो आप माई स्कूल करें या फिर कोई एनी फेस्टिवल। यहाँ पर आपका माई टीचर भी आ सकता है, माई फेवरेट पेट भी आ सकता है, माई पेट भी आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। माई बेस्ट फ्रेंड भी आ सकता है। अब है आपका सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, ठीक है, जैसे पेन, तो पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स, ऐसे ऐसे लग जाएगा इसके पीछे, पेंसिल, तो पेंसिल का प्लूरल क्या होगा, पेंसिल्स, ऐसे लग जाता है ना इसके पीछे। तो इसी तरह नाइफ का क्या होगा, नाइव्स। जब भी FE होता है ना तो वो VES में चेंज हो जाता है, तो नाइफ का प्लूरल होगा नाइव्स। ऐसे वाइफ का वाइव्स। द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, तो ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, बैड मतलब होता है गंदा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो इसका उल्टा होगा बदसूरत यानी कि अगली। तो आपका जो बी ऑप्शन है अगली इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपका पॉइंट 3, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। वेल का मतलब होता है बच्चों कुआं, जो, और जंप का मतलब होता है कूदना, और फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। तो कहाँ कूदा, कुएं के अंदर, तो यहाँ पर आएगा इनटू। जब भी किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तो इनटू आता है, तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट, इनटू। ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है में, टू का मतलब होता है के, तो आपका इनटू का मतलब होता है अंदर, तो वो कुएं के अंदर कूदा ना, तो यहाँ पर आपका जो ब्लैंक में आएगा इनटू। पॉइंट 4, डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट। राइट का राइमिंग वर्ड, जैसे कूल, पूल, फूल, तो राइट के साथ क्या मिल रहा है, हाइट, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, यहाँ पर आपका आएगा हाइट। पॉइंट 5, राइमा एंड सोनल डैश गोइंग फॉर अ वॉक। राइमा और सोनल दो हैं, इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, यानी कि जब कोई एक होता है। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। विल हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है, बचा आपका आर। आर हमेशा 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ आएगा आपका बच्चों आर। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट प्री पोजिशन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास यहाँ चॉइस है कि आपको कोई भी 4 ऑप्शन करने। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो यहाँ पर आएगा ऑफ। चिल्ड्रन जो होते हैं वो फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स होते हैं, चॉकलेट्स के दीवाने होते हैं। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, तो मुझे किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, अपने परिवार के साथ। आई लीव माई बेड एट 6 AM, मैं अपना बेड 6 बजे छोड़ देती हूँ। माई फादर वर्कड डैश होम ड्यूरिंग द पेंडेमिक, फ्रॉम होम। माई फादर वर्कड फ्रॉम होम। ही लिव्स इन आगरा, तो वो कहाँ रहता है, आगरा में। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑफ, आइस यहाँ पर आएगा आपका विद, इधर आएगा एट, माई फादर इधर आएगा फ्रॉम, और ही लिव्स इन आगरा। तो ये आपका था कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स।
इसमें से आपको कोई भी चार करने थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। गिव सिंगुलर ऑफ, आपको सिंगुलर बनाना है इनका, एनी थ्री आपके पास और चॉइस है कि आप एक को छोड़ सकते हो, तीन करेंगे। बेबीज का सिंगुलर होता है बच्चों बेबी, चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, मैंगोज का सिंगुलर होता है मैंगो, टेबल्स का सिंगुलर होता है टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज द हैज हैव, और यहाँ भी आपको कोई तीन करने बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इज द हैज हैव, तो कोई भी तीन करने इसमें से चॉइस है। तो बैगर आस्क्ड फॉर मनी, बैगर मतलब होता है भिखारी, तो कोई भी चीज़ स्पेशल है, नाउन है, तो उसके आगे हमेशा द आता है, तो यहाँ आएगा द, आर्टिकल है, द बैगर आस्क्ड फॉर मनी। शी इज आएगा, शी हैज हैव नहीं आता, शी इज ईटिंग द केक। दे के साथ हमेशा बच्चों हैव जाता है। दे हैव गॉन फॉर पिकनिक, माई फ्रेंड हैज ए पेट डॉग, तो ये आपके फिल हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है वो आपका सारा लिटरेचर सेक्शन है। लिटरेचर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इनके आंसर्स को देना है। Dogs were once their own master and lived the way wolves too. In freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. How did dogs once live? Dog किस तरह से रह रहा था, मतलब how did dogs once live? Dogs were once their own master and lived the way. तो आप लिखोगे and lived the way was too. Dogs were once there, तो आपका जो सही आंसर होगा इसका पहले का वो होगा यहाँ से लेकर was too। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसका। ऐसा पूछा है कि डॉग्स एक बार कैसे रहते थे, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉज टू। वट वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड ऑफ, वट वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड ऑफ, वो मतलब कैसे बीमार हो। डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे इन लाइफ, ही वाज सिक, तो इसका सही आंसर होगा ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर अ फूड। तो वो क्या था, वो बहुत बीमार हो गया था, टायर्ड हो गया था, और वो देख रहा था कि उसको कोई मिल जाए जो उसके लिए खाना ढूंढ कर लेके आए। तो यहाँ पर ही वॉज सिक एंड ट्राइड ऑफ वंडरिंग अबाउट द हिमसेल्फ लुकिंग फॉर अ फूड एंड बीइंग फ्राइडेंड, तो फूड तक आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच अदर एनिमल इज मेंशन्ड इन द प्रेसेस, डॉग के अलावा यहाँ पर कौन सा एनिमल का नाम लिया गया, वो है वॉल्स यानी कि वॉल्फ, तो आप यहाँ लिखेंगे वुल्फ। तो पहला वाला आप कहाँ तक लिखेंगे, मैं दोबारा आपको एक बार लाइन करके दिखा देती हूँ। पहले का ए का होगा आपका यहाँ तक वॉल्फ तक, फिर है आपका बी का होगा ही वाज सिक, और ये होगा आपका फूड तक, और थर्ड के लिए आप लिखेंगे वॉल्फ सिफ यानी कि वॉल्फ। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसको भी रीड करना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ पर आपको कोई भी दो करने हैं। वट इज ए होम, इट्स लवली एंड फैमिली and doing for others, its brother and sister and father and mother, its unselfish acts and kindly sharing। तो हमने पढ़ा, इसके बाद आंसर, अ होम इज मेड ऑफ, जो घर होता है वो किसका बनता है, ब्रिक्स और स्टोन्स का बनता है, लविंग फैमिली मेम्बर्स का बनता है, सेल्फिक विडोज, तो जो होम होता है वो हमेशा बनता है लविंग फैमिली मेम्बर से, ब्रदर सिस्टर मदर फादर से बनता है। पीपल इन द फैमिली, जो परिवार के लोग होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डो नॉट रिस्पेक्ट, एक दूसरे का निरादर करना चाहिए, नहीं। हेट ईच अदर, एक दूसरे नफरत करनी चाहिए, नहीं। लव ईच अदर, हाँ लव ईच अदर करना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार फोर्थ वन भी चेक कर लेते। प्ले विद ईच अदर, हाँ ये तो करना ही चाहिए, पर प्यार करना ज़्यादा ज़रूरी है। द अपोजिट ऑफ अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का अपोजिट होगा सेल्फिश, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो इज करेक्ट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपसे पूछा गया है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स, तो आपको यहाँ पर एनी 4, तो आपको 5 दिए गए, इसमें से कोई भी 4 करने हैं, और 30 to 40 वर्ड्स यानी कि 3 to 4 लाइन में, या 2 3 4 जितने यानी कि 3 से लेकर 4 लाइन में तकरीबन इनके आंसर्स करने ही हैं। चलिए बच्चों मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, जो डॉग था उसको एक मास्टर की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो उसको लगा कि अगर उसके पास एक मास्टर होगा तो वो उसको खाना ला के देगा, उसकी केयर करेगा, और उसको किसी से भी खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं है।
हु डिड द डॉग फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? अंत में उसने किसको अपना मास्टर चुना? अंत में उसने खुद के लिए एक इंसान को यानी कि ह्यूमन को अपना मास्टर चुना। और क्यों चुना? क्योंकि जो इंसान है, जो शेर है, जैसे सबको डरता है जो शेर, पर इंसान से डरता है, इसलिए फाइनली उसने ह्यूमन को अपना मास्टर चुना, एक इंसान को चुना, एक मैन को चुना। क्योंकि मैन से ना जंगल के सारे जानवर से डरने वाला शेर भी डरता है, इसीलिए उसने उसको चुना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। आपको बताना है कि हाउस और एक होम में अंतर क्या है। हाउस क्या होता है? ब्रिक्स का बनता है, ईंटों का बनता है, विंडोज का बनता है, डोर्स का बनता है। पर जो होम होता है वो फैमिली से बनता है, लव से बनता है, केयर से बनता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से बनता है। अब है आपका पॉइंट 4, वाई फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ होम। जो फैमिली होती है वो एक होम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है? क्योंकि जो फैमिली होती है वो एक घर बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि फैमिली में प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर मदर सब कोई होता है और एक दूसरे को प्यार करते हैं वो। अब है आपका इसका पॉइंट 5, अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के हिसाब से बताना है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द काइट एंड द शिप। काइट और शिप की सिमिलैरिटी यानी इसमें क्या चीज़ें एक जैसी है। जो काइट होती है वो भी लहरती है, जैसे शिप नदी के अंदर, तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर लहर लहर कर चलती है, ऐसे ही ये भी लहरती है और ये भी बहुत दूर तक जाती है, ऊंचाई तक जाती है। और जो काइट होती है वो शिप की तरह ही दिखती है, ये भी एकदम लंबी दूरी तय करती है जिस तरह से काइट भी दूरी तय करती है। और बच्चों इन सब के आंसर्स आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।